रुद्राक्ष ध्रुव को सच्चाई जानने की बेचैनी देखकर कहता है, चल ठीक है, मैं तुझे बता ही देता हूँ कि मैं तुझसे नफरत क्यों करता हूँ। इतना बोलते ही रुद्राक्ष नफरत भरी नज़रों से ध्रुव को देखकर बोला, तुम और तुम्हारी मॉम की वजह से मेरी मॉम ने सुसाइड कर लिया। ध्रुव एकदम से हैरान हो जाता है। ध्रुव को हैरान देखकर रुद्राक्ष ध्रुव के जबड़े को जोर से पकड़कर कहता है, बस बाप एक थे, तू मेरा सौतेला भाई था। तुझे पता है तेरी मॉम कौन थी? आदित्य सिंघानिया की बुआ वृंदा सिंघानिया, जिसने मेरे बाप को हमसे छीन लिया। रुद्राक्ष बोलते हुए ध्रुव के मुंह पर जोर से पंच मारता है। ध्रुव के होठों से खून बहने लगता है। वहीं ध्रुव के साथ साथ दिव्या और ज्येष्ठा भी हैरान थे। रुद्राक्ष ध्रुव का गला पकड़कर जोर से दबाते हुए कहता है, तेरी मॉम और मेरे बाप को मैंने ही मारा था। मैं तो तुझे भी मारने वाला था, लेकिन मेरे बाप ने सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी, इसलिए मैंने तुझे पाला। तुझे झूठा प्यार दिखाकर अपनी उंगली पर चलाना शुरू कर दिया। काली जिंदगी में खुद कदम रखकर तुझे नौकर बना दिया। अपने इशारे से तुझे चलाकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। अब ध्रुव की सांसें उगड़ने लगी थीं। यह देखकर रुद्राक्ष उसे झटके से छोड़ देता है। ध्रुव गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। ज्येष्ठा अपनी रस्सी खोलकर ध्रुव के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लेती है। फिर थोड़ा घबराते हुए पीछे से पकड़कर कहती है, ध्रुव, आर यू फाइन? ध्रुव हाँफते हुए हाँ में सिर हिला देता है। रुद्राक्ष अब वहाँ से हटकर दिव्या को पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है और दिव्या को गोद में बिठा लेता है। अपना फ़ोन उठाकर दिव्या को देखते हुए कहता है, इन दोनों में तो प्यार बहुत है, लेकिन तुम्हारा पति, क्या वो तुमसे प्यार नहीं करता? यह सुनते ही दिव्या की आंखों के सामने एकदम से आदित्य का चेहरा दिखने लगता है। रुद्राक्ष हंसते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है, आदित्य सिंघानिया अपनी किस्मत से डरता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से तुम हमेशा ही खतरे में पड़ती हो, इसलिए अब उसने यह डिसाइड कर लिया है कि वो तुम्हें छोड़ देगा। दिव्या जब रुद्राक्ष को देखने लगती है तो रुद्राक्ष कहता है, क्या हुआ तुम्हें? विश्वास नहीं हो रहा है ना? रुको, मैं अभी तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ। कहते हुए रुद्राक्ष किसी को कॉल करता है। कुछ ही पल में उधर से कॉल रिसीव होता है तो रुद्राक्ष कॉल को स्पीकर में रखकर पूछता है, हेयर इज आदित्य सिंघानिया एट प्रेजेंट। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, बॉस, वो तो अपने ऑफिस के मीटिंग में बिजी है। उसे अपनी वाइफ के गायब होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यह सुनते ही दिव्या की आंखों से आंसू झलकने लगती हैं। वहीं यह सुनकर रुद्राक्ष हंसते हुए कॉल को कट कर देता है और फिर दिव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, जाने मन, जिसे तुम्हारी फिक्र ही नहीं, तुम उसके लिए अपने आंसू क्यों बहा रही हो? रुद्राक्ष इतना कहते ही उसका फ़ोन रिंग होता है। रुद्राक्ष पर फ़ोन पर ज़्यादा ध्यान न देकर कॉल स्पीकर पर कर डाल देता है। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ में आती है, बॉस, वी आर ट्रम्पेट, आदित्य सिंघानिया इज हेयर। यह सुनते ही रुद्राक्ष
हैरानी से चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट, हाउ कैन इट पॉसिबल। पर दूसरी तरफ से अब तो कोई आवाज़ नहीं आती। रुद्राज गुस्से से फ़ोन को फेंक देता है। उसकी पकड़ दिव्या से छूट चुकी थी। दिव्या उससे दूर जाकर खड़ी हो जाती है। रुद्राज ध्रुव को देखता है, जो डेविल स्माइल लिए उसे ही देख रहा था। रुद्राज गन उठाकर ध्रुव पर पॉइंट करके शूट करने ही वाला होता है कि ध्रुव के सामने खड़े रुद्राज के बॉडीगार्ड रुद्राज पर गन पॉइंट कर देते हैं। रुद्राज हैरानी से दोनों को देखता है। वहीं रुद्राज की हालत देखकर ध्रुव हंसने लगता है। वहीं उसे इस तरह से हंसता हुआ देखता कहता है, भाई, पर पूरी तरह से जाल में फंस चुके हो। इतना बोलकर ध्रुव हॉल के बंद दरवाजे की तरफ देखता। रुद्राज भी ध्रुव के नज़रों का पीछा करते हुए उधर देखता है। हॉल का दरवाज़ा खुला था। बॉडीगार्ड्स की फौज अंदर जाने लगती है और अपने पोजीशन पर खड़ी हो जाती है। बॉडीगार्ड्स को देखकर रुद्राज हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर बॉडीगार्ड रुद्राज के ही थे। सारे बॉडीगार्ड्स के आते ही आदित्य अपने डार्क ऑरा लिए दरवाजे में एंटर होता है। उसके पीछे रॉकी चलते हुए आ रहा था। शाम का वक्त होने की वजह से सूरज की डूबती किरणें दरवाजे से आ रही थीं। आदित्य को देखते ही दिव्या दौड़कर उसके पास जाकर गले से लग जाती है। आदित्य का फेस, जो इस वक्त डार्क था, वह दिव्या को महसूस करते ही बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। आदित्य दिव्या की पीठ पर हाथ रखते हुए पकड़ लेता है। दिव्या आदित्य को और कसकर पकड़ लेती है। ध्रुव और ज्येष्ठा दोनों को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वहीं रुद्राज दोनों को ही गुस्से में देख रहा था। बहुत देर के बाद आदित्य धीरे से दिव्या को अलग करता है। दिव्या आदित्य की आंखों में देखने लगती है। आदित्य अपने हाथों को दिव्या के गाल पर रख कर कहता है, तुम ठीक तो हो? दिव्या बस हाँ में सिर हिला देती है। उसके जवाब मिलते ही आदित्य दिव्या के माथे को चूम लेता है। दिव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य अब नज़रें उठाकर रुद्राज को देखता है। रुद्राज को देखते ही आदित्य का फेस फिर एक बार डार्क हो जाता है। ज्येष्ठा आगे बढ़ते हुए दिव्या के पास जाती है। आदित्य दिव्या से अलग होकर रुद्राज के पास आकर खड़ा हो जाता है। रुद्राज चारों तरफ नज़र डालता है। वह सच में ही बुरी तरह से फंस चुका था। उसके सारे बॉडीगार्ड्स उसके खिलाफ हो चुके थे और जो उसके खिलाफ नहीं थे उन्हें तो आदित्य के बॉडीगार्ड ने मार दिया था। रुद्राज पीछे हटते हुए बोला, तुम तो अभी ऑफिस में थे, तो तुम यहाँ कैसे? रुद्राज पीछे हटते हटते ध्रुव से टकरा जाता है। ध्रुव मुस्कुराते ही रुद्राज को देख रहा था। ध्रुव आदित्य को देखते हुए कहता है, वैसे आदित्य तुम्हारा प्लान कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग था। आई एंजॉयड। रुद्राज काफ़ी ध्रुव को देखता तो कभी आदित्य को। जहाँ ध्रुव मुस्कुरा रहा था वहीं आदित्य का फेस अब भी डार्क था और वह वैसे ही रुद्राज को देख रहा था। रुद्राज के मुंह से एकाएक निकलता है, प्लान? ये सब प्लान था। रुद्राज इतना ही बोलता है कि आदित्य की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजती है। आदित्य सिंघानिया के पावर को कुछ कम ही आंक लिया तुमने।
मेरी खामोशी ही मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। मेरी ताकत को कमजोरी समझकर तुमने अपनी मौत को बुलवा लिया है। रुद्राक्ष आदित्य को देखकर अंदर तक कांप जाता है। आदित्य कदम बढ़ाते हुए रुद्राक्ष की तरफ जाने लगता है। आदित्य को आता देख रुद्राक्ष पीछे हटने लगता है। उसकी आंखों के सामने बस उसकी मौत ही दिखाई दे रही थी। रुद्राक्ष टेबल से टकराकर नीचे फर्श पर गिर जाता है। आदित्य उसके पास आकर वहीं पर एड़ियों के बल उसी के पास बैठ जाता है और अपनी शारदा आवाज में कहता है, मैं चाहता तो उसी शहर में तुझे पकड़कर मौत दे सकता था, जिस शहर में तुमने मेरी वाइफी को गायब किया था। पर आसान मौत देने में वो मज़ा नहीं आता जो दुश्मन को जीत दिखाकर हराने में आता है। आदित्य आगे कहता है, तुम जो बॉडीगार्ड्स को पैसे से खरीदते हो, उस सारी बॉडीगार्ड्स को हम बनाते हैं। मेरे ही बॉडीगार्ड्स को लेकर मुझ पर अटैक करने चले थे। रुद्राक्ष अपने सारे बॉडीगार्ड्स की तरफ नज़र डालता है जो कि सिर झुकाए खड़े हुए थे। रुद्राक्ष अब ध्रुव की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए बोलता है, ध्रुव प्लीज़ बचा लेना। ध्रुव रुद्राक्ष के सामने एड़ियों के बल बैठकर उससे कहता है, बट भाई अभी तो आप मुझे मारने वाले थे और अब आप खुद जान की भीख मांग रहे हैं। रुद्राक्ष झटके से ध्रुव का हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज़ तुझे तो याद है ना, मैंने ही तुझे बचपन से बड़ा किया है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी है। ध्रुव एकदम से गुस्से से रुद्राक्ष के हाथों को झटक कर खड़ा हो जाता है और फिर रुद्राक्ष की ओर देखते हुए कहता है, कितना प्यार किया था मैंने आपसे, लेकिन आपने मुझे एक नौकर समझा। और आप जो अभी बता रहे थे उन सब में मेरी क्या गलती थी। मैंने तो अभी तक अपनी मॉम का चेहरा तक भी नहीं देखा, बस आपको ही मैंने अपना मॉम डैड सब कुछ माना है। भगवान से भी मैं ऊंचा दर्जा मैंने आपको लिया था, लेकिन आपने। कहते ही ध्रुव की गुस्से से नसें उभरने लगती हैं। ध्रुव रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए कहता है, पता है भाई, मुझे जब पता चला कि आप मुझे मारना चाहते हैं तो उस वक्त मैं बिल्कुल टूट चुका था। मैं मानने को तैयार ही नहीं था कि आप मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन हमेशा सच कड़वा ही होता है। मैं बस यह जानना चाहता था कि आप मुझे क्यों मारना चाहते थे। रुद्राक्ष झटके से टेबल के नीचे पड़ा गन उठाता है और ध्रुव को शूट कर देता है। ज्येष्ठा जोर से चिल्लाती है, ध्रुव। हॉल पर एकदम से सन्नाटा छा जाता है। दिव्या सामने देखती है जहाँ फर्श पर रुद्राक्ष दर्द से तड़प रहा था। आदित्य ने रुद्राक्ष के हाथों पर गोली चला दी थी। दो रुद्राक्ष को ऐसे तड़पते हुए देख ही नहीं पाता है, इसलिए वह सीधा हॉल से बाहर निकलकर चला जाता है। ज्येष्ठा भी ध्रुव के पीछे चली जाती है। उसके जाते ही दिव्या आदित्य के पास जाकर आदित्य के हाथ से गन ले लेती है। आदित्य हैरानी से दिव्या को देखता है। दिव्या गन रुद्राक्ष पर पॉइंट करती है। यह देखकर आदित्य और ज़्यादा हैरान रह जाता है। दिव्या की आंखों के सामने अपने माँ पापा का चेहरा उभरने लगता है, जिस तरह से रुद्राक्ष ने उन्हें मारा था। यह याद आते ही दिव्या की आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगती हैं।
रुद्राक्ष डर से बस पीछे होने लगता है। दिव्या को अब अपने माँ बापा की दर्द से चीखने की आवाज़ें आती हैं। कुछ ही पल में गन की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजती है। दिव्या आदित्य के गले लगकर रोने लगती है। आदित्य सामने देखता है जहाँ रुद्राक्ष के सीने पर दिव्या ने गोली चलाई थी। वह बस दर्द से चिल्ला रहा था, पर अब तक मरा नहीं था। आदित्य अपना एक हाथ दिव्या के पीठ पर रखता है और दूसरे हाथ से दिव्या से गन लेकर एक एक करके शूट करने लगता है। गोलियों की हर एक आवाज़ सुनकर दिव्या आदित्य पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लेती है। आदित्य अब तक रुद्राक्ष को शूट करता है जब तक कि गन पर गोली खत्म नहीं हो जाती। गोलियों की आवाज़ जब आनी बंद हो जाती है तो दिव्या रुद्राक्ष की तरफ देखने लगती है। अब उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। आदित्य दिव्या को गोद में उठाकर बाहर की ओर ले जाने लगता है। दिव्या अब किसी सोच में डूबी हुई थी। वहीं आदित्य एक नज़र दिव्या को देखता है और सामने की तरफ नज़र डालते हुए चलने लगता है। कुछ ही पल में दोनों उस विला से निकल चुके थे। आदित्य दिव्या को कार में बिठाकर खुद भी बैठ जाता है। कार चलते हुए विला के मेन गेट से बाहर निकलते ही रुक जाती है। आदित्य पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर अब विला बस आग की लपटें ही दिखाई दे रही थी। विला अब जल रहा था। ध्रुव भी कार से बाहर खड़ा नम आँखों से विला को ही जलते हुए देखता रहता है। ज्येष्ठा बस ध्रुव को ही देख रही थी। ध्रुव एक झटके से ज्येष्ठा के गले लग जाता है। ज्येष्ठा ध्रुव के पीठ को सहलाने लगती है। आदित्य कार से बाहर निकलकर ध्रुव के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। ध्रुव पीछे मुड़कर आदित्य को देखता है तो आदित्य कहता है, तुम दोनों सिंघानिया विला चलो। ध्रुव एक नज़र ज्येष्ठा को देखता है जो हाँ में सिर हिलाने के लिए कह रही थी। ध्रुव आदित्य को देखकर हाँ में सिर हिला देता है। आदित्य अपने बॉडीगार्ड्स को इशारे से कुछ कहता है और कार में आकर बैठ जाता है। दोनों की कार वहाँ से चली जाती है। तब तक रुद्राक्ष का महल भी आग की लपटों में कहीं खो सा चुका था। दिव्या चुपचाप बैठी बस सामने की ओर ही देख रही थी। दिव्या को वैसा देखकर आदित्य कहता है, क्या तुम डर गई थी? आदित्य के सवाल पर दिव्या कुछ नहीं बोलती, बस एकटक सामने ही देखती रहती है। थोड़ी देर की शांति के बाद दिव्या की आवाज़ आती है, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इतना बोलते ही दिव्या आदित्य को देखने लगती है। आदित्य एकटक दिव्या को ही देख रहा था। दिव्या आगे बोलती है, मैं इसलिए नहीं डर रही थी कि वो मेरे साथ गलत करने वाला था। मैं बस इसलिए डर रही थी कि कहीं मेरा विश्वास फिर से न टूट जाए। मुझे पता था आप ज़रूर आएंगे, लेकिन फिर भी एक कोने में डर बैठा हुआ था, आपसे दूर होने का डर। कुछ देर तक आदित्य वैसे ही दिव्या की आंखों में देखने लगता है। फिर अपने हाथ बढ़ाकर दिव्या के गाल पर रखकर नरमी से कहता है, वाइफ, ना मैं पहले तुमसे दूर जाना चाहता था और न कभी जाऊंगा। वो तो दिव्या बीच में ही आदित्य के हाथों पर हाथ रखकर कहती है, हमें पता है हमारी दर्द और तकलीफ़ की वजह से आप हमसे दूर जाना चाहते हैं,
थे। इतना कहते हुए दिव्या आदित्य के सीने से लग जाती है और उसके हाथों को थामते हुए कहती है, हमें बस आपके साथ ज़िंदगी बितानी है। उसमें खुशी मिले या दर्द मिले या जितनी भी तकलीफ़ें मिलें, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ आप ही चाहिए। आप हैं तो हमें खुशी की ज़रूरत नहीं है। दिव्या ये सब एकदम रोते हुए कहती है, हम आपके बिना जी नहीं सकते। प्लीज़ हमें छोड़कर मत जाइएगा। आदित्य दिव्या के आंसुओं को पोंछकर उसके हाथों को टाइटली पकड़कर कहता है, मेरा वादा है तुमसे, मैं अब तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। दिव्या आदित्य के सीने में सुसकने लगती है। दिव्या के हाथों को छोड़कर आदित्य दिव्या को करीब करते हुए कसकर पकड़ लेता है और आगे बैठा रॉकी को कुछ इशारा करता है। आदित्य का इशारा समझते हुए रॉकी ड्राइवर को इशारा करता है तो ड्राइवर हाँ में सिर हिलाते हुए दूसरी तरफ को कार मोड़ देता है। कुछ ही देर में कार आदित्य के फार्म हाउस ग्रीन पैलेस में आकर रुकती है। दिव्या अब तक बिल्कुल शांत हो चुकी थी। आदित्य कार से बाहर निकलता है, दिव्या की तरफ जाकर दिव्या के लिए हाथ बढ़ाता है। एक नज़र आदित्य के हाथ को देखकर दिव्या उसे थाम लेती है। आदित्य दिव्या को लेकर फार्म हाउस के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही दिव्या मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है, हमें भूख लगी है। दिव्या के चेहरे को देखकर आदित्य कहता है, तुम बैठो, मैं अभी लाता हूँ। इतना बोलते ही आदित्य किचन में चला जाता है। दिव्या सोफे पर बैठ जाती है। बहुत देर तक जब आदित्य वहाँ नहीं आता तो दिव्या उठकर किचन की तरफ चली जाती है। जैसे ही दिव्या किचन में देखती है तो वह हैरान रह जाती है। आदित्य अपने हाथों से खाना बना रहा था। दिव्या हैरानी से 3-4 बार अपनी पलकों को झपकाने लगती है। तभी उसे आदित्य की आवाज़ सुनाई देती है, मेरी दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं आता, तो मुझे खाना बनाना सीखना पड़ा। दिव्या आदित्य के पास जाकर हैरानी से देखती है। आदित्य ने अलग अलग तरह की डिशेस बनाई थी जो दिव्या ट्राई करती थी तो उसने नहीं बनता था। आदित्य सारा खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर रख देता है और दिव्या को बैठने का इशारा करता है। दिव्या चेयर पर बैठ जाती है। आदित्य दिव्या को खाना सर्व करता है और खुद उसके पास आकर बैठ जाता है। आदित्य भी अपने लिए प्लेट लगाता है। दिव्या जैसे ही एक बाइट लेती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सच में आदित्य के हाथ का बना खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आदित्य दिव्या को देखकर कहता है, क्या हुआ, पसंद नहीं आया? दिव्या एकदम से कहती है, अनबिलीवेबल, आप हर काम में इतने परफेक्ट कैसे हैं? मतलब सच में मैंने आज तक इतना टेस्टी खाना नहीं खाया। आदित्य कोई जवाब नहीं देता। दिव्या आदित्य को देखती है जो अपना खाना खाने में बिजी था। दिव्या भी अब आदित्य के हाथ का बना खाना एंजॉय करने लगती है। ध्रुव और ज्येष्ठा अब तक सिंघानिया बिला पहुंच जाते हैं। कार से उतरकर वह पीछे मुड़कर देखते हैं। उन्हें लगा था कि आदित्य और दिव्या भी यहाँ आएंगे, लेकिन बहुत देर तक सिंघानिया बिला में कोई कार एंटर नहीं करती।
ध्रुव गेट की तरफ देख कर कहता है, हमें बुलाकर यहाँ आदित्य कहाँ चला गया। ज्येष्ठा भी गेट की तरफ ही देखती है। तभी छाया आकर दोनों से कहती है, आज सर यहाँ नहीं आएंगे, उन्होंने आप दोनों को अंदर लेकर जाने का ऑर्डर दिया है। ध्रुव और ज्येष्ठा एक दूसरे को देखते हैं। ज्येष्ठा ध्रुव के कान में धीरे से कहती है, हम यहाँ आदित्य सिंघानिया और दिव्या के बिना ऐसे कैसे यहाँ पर रह सकते हैं। ध्रुव भी ज्येष्ठा की बात से सहमत था, क्योंकि आदित्य और दिव्या के अलावा दोनों यहाँ किसी को भी नहीं जानते थे। छाया दोनों को अनकंफर्टेबल होता हुआ देखकर कहती है, आपको अनकंफर्टेबल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सर ने बड़ी मैम से बात कर ली है, सब कोई आप दोनों का ही इंतज़ार कर रहे थे। ध्रुव कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिला देता है, तो छाया दोनों को लेकर अंदर चली जाती है। हॉल में सभी लोग मौजूद थे। छाया दोनों को अंदर ले जाकर खुद बाहर की ओर निकल कर चली जाती है। ध्रुव पूरे परिवार को ही देख रहा था। वह आज इस मुकाम पर था जहां उसका खुद का परिवार उसके लिए बिल्कुल अजनबी थे। तरुणा देवी अपनी जगह से उठकर ध्रुव के पास जाती है। ध्रुव बस उन्हें देखने लगता है। तरुणा देवी ध्रुव के चेहरे को बड़े गौर से देखने लगती हैं। ध्रुव का चेहरा बिल्कुल उसकी माँ वृंदा जैसे था, जिससे कोई भी समझ जाएगा कि वह वृंदा का बेटा है। लेकिन वह पूरी तरह से कन्फर्म नहीं कर पा रही थी। अब तक हॉल में शांति ही थी कि तरुणा देवी कहती हैं, आपने हमारे आदि का साथ दिया, इसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी हैं। इस परिवार को आप अपना ही परिवार समझिए। ध्रुव को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि वह क्या ही बोले, इसलिए वो बस हाँ में सिर हिला देता है। तरुणा देवी अनुज और रूही को कमरा दिखाने के लिए बोलती हैं। रूही ज्येष्ठा की तरफ जाती है और अनुज ध्रुव की तरफ जाता है। चारों वहाँ से जाने वाले होते हैं कि अचानक तरुणा देवी कहती हैं, आपका नाम? ध्रुव पीछे मुड़कर कहता है, मैं ध्रुव सूर्यवंशी। और ज्येष्ठा को देखकर कहता है, और ये मेरी वाइफ ज्येष्ठा सूर्यवंशी। जैसे ही तरुणा देवी सूर्यवंशी सुनती हैं, तो वह पूरी तरह से कन्फर्म हो जाती हैं कि ये और कोई नहीं, उसकी बेटी का अंश है। अब चारों वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते अनुज एकदम से अपने हाथ आगे बढ़ाकर ध्रुव से कहता है, हाय अनुज। ध्रुव एक नज़र उसके हाथ को देखता है, फिर उसके चेहरे को। अनुज मुस्कुराते हुए ध्रुव को ही देख रहा था। ध्रुव कुछ बोलता उससे पहले ही रूही कहती है, और मैं रूही, आप मुझे रूह बुला सकते हैं। ध्रुव की नज़र अब रूही पर पड़ती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए अनुज और रूही को हाथ मिलाता है। ज्येष्ठा भी दोनों से हाथ मिलाती है। चारों बात करते हुए कमरे में पहुंच जाते हैं। अनुज अंदर आकर कमरे को दिखाते हुए कहता है, ये हमारी बुआ का कमरा था। वैसे तो और भी कमरे हैं, लेकिन इसमें आप दोनों ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, इसलिए दादी ने यहाँ आप दोनों को रहने के लिए बोला है। ध्रुव कमरे को बहुत ध्यान से देखने लगता है। कमरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत था। कमरे की दीवार पर वृंदा की एक बड़ी सी तस्वीर थी, जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। उसके पास ही परिवार का हर एक सदस्य की भी
फोटो थी। अनुज रूही को इशारा करता है, फिर ध्रुव को देखते हुए कहता है, ठीक है हम चलते हैं। ध्रुव तो उन तस्वीरों पर खो जाता है। ध्रुव को ऐसा खोया हुआ देखकर ज्येष्ठा अनुज को देखकर हाँ में अपना सिर हिला देती है। अनुज जाने लगता है कि अचानक रुककर ध्रुव को देखता है। जब अब भी वो वृंदा की तस्वीरों को ही देख रहा था। अनुज को क्या सोचता है, वह तुरंत बोलता है, क्या मैं आपको भाई बुला सकता हूँ? यह सुनते ही ध्रुव पीछे मुड़कर अनुज को देखता है। ज्येष्ठा भी अनुज को देखती है। वहीं रूहानी हैरानी से अनुज को देखती। कुछ देर तक ध्रुव कुछ नहीं बोलता, फिर एकदम से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अनुज के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। वह ध्रुव को देखता है और कहता है, ओके गुड नाइट भाई। फिर ज्येष्ठा को देखकर कहता है, गुड नाइट भाभी। ज्येष्ठा बस मुस्कुरा देती है। अनुज और रूही अब वहाँ से चले जाते हैं तो ध्रुव से फिर से एक बार तस्वीरों में खो जाता है। वहीं दिव्या और आदित्य बालकनी में बहुत ही शांत से खड़े थे। आदित्य बस दिव्या को ही देख रहा था, जिसके चेहरे पर अब भी बेचैनी के भाव दिख रहे थे। दिव्या को वैसे देखकर आदित्य दिव्या को पीछे से हक कर लेता है। आदित्य के ऐसे करने से दिव्या, जो अपनी सोच में गुम थी, वह सहम सी जाती है। आदित्य दिव्या के कान पर धीरे आवाज में कहता है, वाइफी आज मैं हमारे बीच की सारी दूरियों को मिटाना चाहता हूँ। तुम्हारी शिकायतें, तुम्हारे अंदर की सारे डर को दूर करना चाहता हूँ। कहते हुए आदित्य दिव्या के गर्दन पर अपनी होंठ रखकर किस करने लगता है। दिव्या की सांसें एकदम से तेज हो जाती हैं। उसका एक हाथ आदित्य के हाथ के ऊपर और दूसरा हाथ रेलिंग पर चला जाता। आदित्य दिव्या के गर्दन पर किस करते हुए अपने एक हाथ को दिव्या के हाथ, जिसमें उसने रेलिंग को पकड़ा हुआ था, ले जाते हुए कसकर पकड़ लेता है। दिव्या की आंखें इस वक्त बंद थीं और वह गहरी सांस लेते हुए आदित्य के किस को महसूस कर रही थी। आदित्य दिव्या को किस करते करते रुक जाता है और दिव्या को धीरे से अपनी ओर पलटता है। दिव्या ने अब भी अपनी आंखों को कसकर बंद करके रखा हुआ था। आदित्य दिव्या के चिन को पकड़कर थोड़ा सा ऊपर करता है। दिव्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नज़र सीधे आदित्य पर जाकर टकरा जाती है। आदित्य दिव्या की आंखों पर देखते हुए कहता है, वाइफी क्या तुम्हें हमारा रिश्ता बढ़ाना मंजूर है? दिव्या एकटक आदित्य की आंखों में देखने लगती है। दिव्या के पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ होती है। वह आदित्य की आंखों में देखते हुए कहती, मंजूरी तो हमने उसी वक्त दे दी थी जब हमने आपको दिल से पति स्वीकारा था। वही वक्त जब आप हमारे करीब आए थे। हमने हर पल बस आपके बनने का ही इंतज़ार किया है। दिव्या की बातों को सुनकर आदित्य दिव्या की ही आंखों में खो जाता है। दिव्या की आंखों में बस आदित्य को अपना बनाने की ही खुमारी दिख रही थी। दिव्या आदित्य के सीने पर हाथ रखकर आंखों में देखते हुए कहती है, हमें अब और ये दूरियां बर्दाश्त नहीं करनी है। आदित्य कुछ देर तक दिव्या की आंखों में देखता है और फिर दिव्या के दोनों
हाथों की उंगलियों को अपने हाथ की उंगलियों में फंसाकर दिव्या के गर्दन पर ओंठ रखकर किस करने लगता है। दिव्या अपनी आंखों को बंद कर लेती है। आदित्य अपने ओंठ दिव्या के गर्दन पर लेकर चेहरे पर आ जाता है। उसके सॉफ्ट गालों पर आदित्य के ओंठ चलने लगते हैं। दिव्या के हाथों को छोड़कर आदित्य के हाथ दिव्या के कमर को सहलाने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दोस्तों प्लीज़ मेरे कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे वीडियो बनाने